नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे सुकमा में के भेज्जी में हुए उस हमले की, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और खुलासा ये है कि नक्सली बीते 3 महीने से इस वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे और उस साजिश के सामने हमारा पूरा का पूरा तंत्र धरा रह गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज धरी रह गई और इन सबके बीच नक्सलियों ने आईडी प्लांट कर लिया। वहां पर आईडी बम लगा दिए गए, लैंडमाइंस बिछा दी गई और यहां तक कि उन पेड़ों के नीचे भी लैंडमाइन बिछाई गई, जिसमें एम्बुश के दौरान जवान छिप सकते थे और बड़ा नुकसान सामने आया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तंत्र नक्सलियों की हर प्लानिंग के पीछे हार रहा है, नक्सलियों की नई नई रणनीति सामने आ रही है, तो फिर जो हम बात करते हैं कि लाल आतंक को खत्म करेंगे, क्या वो स्थिति हमारे सामने है और क्या ऐसा इन हालात में संभव नजर आता है? ये कई अहम सवाल हैं जिनको हम चर्चा के दौरान आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और हमारा रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है ताकि आप समझ सकें कि जमीनी हालात क्या हैं और किस तरीके से कई मोर्चों पर हमारे जवानों की जो जान है वो बेवजह जा रही है। ऐसे इस तरीके से बैठकर और यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने जवानों को देखकर घूर घूर के उसके बाद निशाना बनाया है और फिर जाकर उन पर फायरिंग की है। तो ये एक लाइव एम्बुश है, आपने देखा इस तरीके से ये पैर जमा के उन्होंने यहाँ पे खोद के रखा था ताकि वो यहाँ पे पोजीशन ले सके। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग करने के लिए जब उन्होंने पोजीशन लेने की कोशिश की तो उस जगह के पेड़ को टारगेट बनाया गया जहाँ पे उन्होंने आईडी इम्प्लांट करके रखा था। ये प्लानिंग है यहाँ पे नक्सलियों की, जो आमतौर पर पहली बार सामने आई है, ताकि रोड ओपनिंग करने वाले जवानों को घेर कर और उनको निशाना बनाया जा सके और उनको किसी भी सूरत में जवान बच ना पाए। इस वजह से उन्होंने एरो की भी फायरिंग की और जवान अपनी पोजीशन ले सके उस जगह को भी उन्होंने टारगेट किया। 11 मार्च को सुकमा के भेज्जी गांव में हुआ नक्सलियों का हमला एक लंबी चौड़ी रणनीति और बेहद शातिर प्लानिंग का हिस्सा था और अब प्रारंभिक जांच के साथ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि 11 मार्च की उस तारीख को जवानों के खून से रंगने के लिए नक्सली बीते 3 महीने से मौत बांटने के वक्त का इंतजाम करके बैठे थे। भेज्जी हमले के मामले में जो बात सामने आई वो नक्सलियों की मजबूत प्लानिंग को बताती है। ये खुलासा इंटेलिजेंस की नाकामी की कहानी पेश करता है और ये खुलासा उस सवाल को फिर से बुलंद करता है। सवाल ये कि क्या इसी हालत में हम लाल आतंक पर जीत हासिल कर पाएंगे। दरअसल सुकमा में भेज्जी सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले की योजना नक्सली बीते 3 महीने से बना रहे थे और वारदात वाली जगह पर उन्होंने पहले ही लैंडमाइन और आईडी बिछा दिया था। बस इंतजार था सुरक्षा बलों के उस मौके पर रोड ओपनिंग के लिए आने का। जवान आए और उनकी जिंदगी को खत्म करने का नक्सलियों का प्लान पास हो गया। इस खुलासे के बाद कुछ सवाल बेहद गंभीरता से उठ रहे हैं। सवाल ये कि बीते 3 महीने से एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी, फिर इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ। सवाल ये भी है कि भेज्जी में अपनी साजिश के मुताबिक नक्सलियों ने लैंडमाइन और आईडी पहले से प्लांट कर दिया था। इस बात की भनक तक किसी को क्यों नहीं लगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या हमारे जवान बिना किसी इनपुट के मौत के मुंह में जानबूझकर धकेले जा रहे हैं। आखिर सूचना तंत्र इतना बेबस क्यों हो चुका है।
भेजी हमले के मामले में एक नक्सलियों की रणनीति और सामने आई है। वो रणनीति ये है कि लाल आतंक के ठेकेदार महिला कमांडरों को मौत का मंजर बांटने के लिए भेज रहे हैं। ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि झीरम घाटी हमले के मामले में भी महिला नक्सलियों की भूमिका बड़े स्तर पर सामने आई थी। ऐसे में नक्सली अपनी प्लानिंग पर लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम शायद उतनी मजबूती के साथ उनसे निपट नहीं पा रहा है। ऐसे में जो सवाल उठता है वो बिल्कुल सीधा है। सवाल ये कि नक्सलियों से लड़ाई में क्यों फेल हो रहा है हमारा तंत्र। सवाल ये कि इंटेलिजेंस पर क्यों भारी पड़ रही है नक्सलियों की प्लानिंग। और सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे लाल आतंक पर लगाम कब लगेगी। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल बड़े हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलियों को लेकर क्या कहा वो आपको बताते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कई सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नक्सलियों का प्रमुख मकसद लोकतंत्र पर आधारित प्रशासनिक ढांचे को कमजोर करना है। समाज को लूटकर आतंक फैलाना उनका मकसद है। तो ये बयान सामने आया। नक्सली कितने गंभीर हैं लोकतंत्र के लिए ये बयान में दिखता है, लेकिन क्या उस गंभीरता से हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है, ये सवाल अहम होता है। लेकिन सियासी वर्ग क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पुलिस जांच में बात सामने आ रही कि सुकमा में जो अभी नक्सली हमला हुआ जिसमें बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, और उसके पीछे 3 महीने पहले से नक्सलियों की साजिश की प्लानिंग थी। तो यह बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। लगातार इंटेलिजेंस फेलियर के कारण हमारे जवानों को शहीद होना पड़ रहा है, उन्हें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ रही है। सरकार दिशाहीन बनी हुई है। सरकार का नक्सलवाद के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी जो रणनीति है वह सामने नहीं आ पा रही है। सरकार क्या चाहती है नक्सलवाद के मामले में? रमन सरकार पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई है। इस प्रकार से 3 महीने से वहाँ पर कोई गतिविधियां चल रही हैं, तो उसकी जानकारी में आना चाहिए था, उस पर नजर रखनी चाहिए थी। लेकिन जिस प्रकार से नक्सलियों की मूवमेंट जो है बहुत ही गोपनीय ढंग से होती है, इसका पता नहीं चलता है किस प्रकार से उन्होंने एम्बुश लगाकर जो है और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये उनकी कहीं न कहीं बौखलाहट है, जिस प्रकार से वे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। लगातार उनको हमारे जवानों के प्रहार का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सियासी बयान हो गए, लेकिन यहां पर अब तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये बौखलाहट है या नक्सलियों की प्लानिंग की जीत है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने जी, प्रवक्ता बीजेपी, आरपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और कृष्णदास, नक्सल मामलों के जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सच्चिदानंद जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि ये नक्सलियों की प्लानिंग है वो आपके सिस्टम पर हावी हो रही है, या बौखलाहट है जिसका नाम देकर बार बार अपनी बेबसी से बचने की कोशिश होती है? ये देखिए, बौखलाहट तो है ही, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों के सारे मंसूबे विगत काफी लंबे समय से ध्वस्त हो रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक चुनौती देने वाली बात उनके तरफ से हुई है। और जब वे देख रहे हैं कि उन ठिकानों तक और हमारे जवान पहुंच रहे हैं, उन ठिकानों तक विकास पहुंच रहा है जहां उन्होंने विकास का विरोध किया है, और ये जवान भी तो आखिर उस विकास के एक अंग थे कि जो सड़क वहां पर नेशनल हाईवे बन रही है, उस सड़क को बनाने में उनकी भूमिका जो है सुरक्षा की दृष्टि से लगी हुई थी। तो ये कहीं न कहीं उस विकास को भी वो चुनौती दे रहे हैं, जिसके लिए जवान वहां पर उस सड़क की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये स्वाभाविक रूप से ये जो है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये हम सबके लिए चुनौती वाली बात है। और सरकार ने लगातार जिस प्रकार से वहां पर पिछले लंबे समय से और उन ठिकानों तक पहुंचकर उनको ध्वस्त किया है, जिसके परिणाम भी आए कि काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और वहां पर जो है गांव के लोग, शहरी गांव के लोग भी सड़कों पर नक्सलियों के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दिए। तो ये उनका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा। नक्सलियों के खिलाफ जिस प्रकार से पहले कोई सड़क पर आकर नारेबाजी नहीं करता था, उसकी
भी जो है एक पहल प्रारंभ हुई। बिल्कुल वो पहल हुई, लेकिन सर सवाल ये है कि जनता तो सड़क पर आ रही है नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन जिस तरीके से नक्सली बार बार अपनी रणनीति बदल रहे हैं, क्या उन रणनीतियों के मद्देनजर आपके पूरे सिस्टम की तैयारी है? आरपी सिंह जी, जो खुलासा हुआ कि 3 महीने पहले से प्लानिंग शुरू हो गई थी भेजी इलाके में, बाकायदा आईडी प्लांट कर दिया गया, लैंड माइन प्लांट कर दिया गया, और उसके बाद किसी को भनक नहीं लगती, तो क्या माना जाए कि समझ नहीं पा रहे हम नक्सलियों के तेवर को? देखिए उदय जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टोरी जो है की और इस बड़े सच को सामने लाया कि सरकार किस तरीके से कान में तेल डाल के सो रही है कि थाने से 1.5 किलोमीटर दूर जवानों पर हमला हो जाता है और गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस विभाग को कोई खबर नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं, जब से केंद्रीय बल यहां आए तब से एक मांग बार बार उठी कि यहां पर सुरक्षा बलों के बीच में तालमेल की कमी है। हमने इस मुद्दे को विधानसभा तक में उठाया, बाद में सरकार ने हमारी बात को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद प्रदेश में ज्वाइंट यूनिफाइड कमांड बनी, जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। लेकिन मैं उपासना जी से पूछना चाहूंगा कि उस यूनिफाइड कमांड की अंतिम बैठक कब हुई थी? सिर्फ हमारी मांग पे कमांड बना देना और उस कमांड का कोई इस्तेमाल ना कर देना, ये बार बार चूक जो होती है इसी कारण से होती है क्योंकि अलग अलग बलों में सामंजस्य की कमी होती है। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वहां पर जिसकी पदस्थापना की जाती, जिस अधिकारी को वहां भेजा जाता है, उसको प्राइज पोस्टिंग नहीं माना जाता है, उसे हमेशा पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। तो जो अधिकारी वहां काम करते हैं वो पूरे मनोबल से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम सजा के तौर पर यहां भेजे गए हैं, ना कि हमें पुरस्कृत करके यहां भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि सोर्स मनी के लिए इस सरकार के पास सुरक्षित है, जो पुलिस विभाग के पास होता है, जिस पैसे का कोई ऑडिट नहीं होता है, यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो अपनी मर्जी से उसे खर्च कर सकता है। उस पैसे का इस्तेमाल आखिर कौन लोग कर रहे हैं? किसके पेट में वो पैसा जा रहा है जिसकी कीमत इस प्रदेश के 12-12 जवानों को अपनी जान की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ रही है? इस सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, हम शुरू से कहते हैं। देखिए, जब तक कल्लूरी जी वहां थे, एक संस्था थी अग्नि, उस संस्था ने नक्सलवाद के खिलाफ जगदलपुर में मार्च निकाला। आप ही के चैनल पर था उस दिन जी, इस बात को मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहता हूं, उस पुराने शॉट को निकाल कर देख लीजिए। उस पूरे मार्च में भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता, एक भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि प्रदेश को नक्सलवाद के जाल में उलझा के रखो और खुद भ्रष्टाचार की गंगा में डूब डूब कर नहाओ। बिल्कुल, ये सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि जब सामंजस्य न हो और उसके नाम पर हमारे जवान भेंट चढ़ने लगे तो फिर गंभीरता होती है। कृष्णा दास जी, 11 अप्रैल 2015 का एक वाकया याद आता है। सुकमा में ही एसटीएफ की जो पार्टी थी वो नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। 5 किलोमीटर की दूरी पर सीआरपीएफ का कैंप था, लेकिन इतना खराब कोऑर्डिनेशन हुआ कि कई घंटों तक मदद नहीं मिली और उनकी जान चली गई। तो क्या वाकई कोऑर्डिनेशन के मामले में हम फेल हैं और इंटेलिजेंस की हालत तो बार बार सामने आ रही है? अवधेश जी, नक्सली विषय में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, ये इंटेलिजेंस का जो मामला रहता है ये इतना आसान नहीं है जिनको हम जिस तरीके से इसको पेश कर रहे हैं जी। नक्सली छत्तीसगढ़ में जो है उनकी शुरुआत 80 के दशक में हुई और नक्सलियों के खिलाफ जो गंभीरता से जो लड़ाई लड़ी गई वो हम उसमें किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद ही चालू हुआ। मैं आरपी सिंह साहब से थोड़ा इस मामले में मतभेद रखूंगा कि कांग्रेस की सरकार में कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ था नक्सलियों मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इस प्रकार से जो है कैंपेन चालू हुआ। और ये मोटा मोटा 10 साल ही हुआ है अभी जो एक गंभीर लड़ाई जो नक्सलियों के खिलाफ आई है। और इन 10 सालों में अवधेश जी, आप अगर कल्पना करिए कि हम उस नक्सलियों के खिलाफ में एक इंटेलिजेंस apparatus को एक्टिवेट कर लें उस क्षेत्र में जहां सरकार नहीं घुस सकती, जहां अगर किसी के ऊपर छोटा सा भी शक होता है नक्सली उनका गला रेत लेते हैं, उनको गोली मार के हत्या कर देते हैं उस गांव वाले की या उस ग्रामीण की कि वो पुलिस की मदद कर रहा है। उस परिस्थिति में आप कल्पना करिए कि हम एक नक्सलियों के खिलाफ में अगर हम एक इंटेलिजेंस का apparatus वहां कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे? सर, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है प्रयास है कि हम के जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वहां पर बाकायदा लैंड माइन्स, दूसरा जो आईडी बिछाई गई,
और अच्छे खासे एम्बुश भी सुदीप के जी, बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूं। अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर क्या चूक है? नहीं अवधेश, देखिए इसमें इस चीज में किसी प्रकार का कोई भ्रांति नहीं है कि नक्सली हमसे एक कदम आगे सोच रहे हैं। इस चीज में हमको किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि नक्सली और हमको आज जो है, हम जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर वही है कि हमको अब नक्सली जो सोच रहे हैं उनसे एक कदम आगे हमको सोचना पड़ेगा। अभी ये परिस्थिति हो रही है कि नक्सली हमसे एक कदम आगे सोच रहे हैं। नक्सली जब एम्बुश लगाते हैं तो उनको ये मालूम है कि जब वो फर्स्ट फायरिंग करेंगे तो वो जवान जो है वो कहां पर पोजीशन लेगा। जैसे आपके चैनल ने अभी इस चीज को डिस्क्लोज किया है कि नक्सली की जब फायरिंग हुई तो वो पेड़ में छुपे तो वहां पर लैंड माइन लगा के रखा हुआ था, वहां पर ब्लास्ट हुआ। तो ये जो है, ये नक्सली एक कदम हमसे आगे सोच रहे हैं और अब हमको चाहिए कि हमारे जो रणनीतिकार हैं या जो सुरक्षा बल के जो रणनीतिकार हैं इनको ये करना पड़ेगा कि ये अब ये एक कदम आगे सोचे जो नक्सली कर रहे हैं। आप देखिए नक्सली जब फोर्स मूवमेंट होता है, नक्सली उनको ट्रैप करके फायरिंग करते हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि नब नक्सलियों का मूवमेंट हो तो हम उनके ऊपर कैसे प्रहार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचना होगा। उपासने साहब, ये सवाल गंभीर है क्योंकि इस बीच नक्सलियों की कई नई नई रणनीति सामने आई। फिर चाहे जो उनका पोस्टर बैनर लगता है सूचना के लिए, उसके नीचे वो बम प्लांट कर दिए, कई लोग उसकी चपेट में आ गए। अब ये मामला आ गया कि जब एम्बुश लगेगा, जवान पेड़ के नीचे जाएंगे तो वहां पर आईडी ब्लास्ट कर दिया। तो जो कृष्णादास जी कह रहे हैं कि आपसे एक कदम आगे सोच रहे हैं, तो क्या इस स्तर पर अब आप भी मानते हैं कि हाँ यहां पर चूक हुई है और उसमें तुरंत सुधार की जरूरत है? नहीं, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर है। उस आधार पर हम अपनी कमियों को जब तक सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे और उसका परिणाम तक ले जाकर उससे आगे जाने की बात नहीं सोचेंगे, तब तक ये लड़ाई है। और लड़ाई में किस प्रकार से उपयोग होता है, किस प्रकार से हमले होते हैं, नई नई तकनीकें नई नई ये तैयार की जाती हैं, तो उन सब बातों को जो हमारे सामने वर्तमान में बात आती है, जिस प्रकार से उन्होंने एम्बुश लगाया, जिस प्रकार से तीनों तरफ से घेर लिया, ये बात जो है, इस बात को भी हमको चुनौती के रूप में निश्चित रूप से लेना चाहिए कि आखिर एम्बुश लगते तक हमारे थोड़ी दूरी पर ही वो कैंप था और थोड़ी ज्यादा दूर कैंप नहीं था। तो ये इतना सब होता रहा और इतने समय होते तक हमारी जो स्थानीय पुलिस है, हमारे जो वहाँ के सैनिक हैं, उन तक ये बात पहुंची कैसे नहीं, या उन्होंने इस बात को ध्यान कैसे नहीं दिया। 3 महीने की बात जब कही जा रही है तो 3 महीने तक जो है यदि योजना बन रही है तो उस बात के लिए भी कहीं ना कहीं जो है खामियां हैं। उस खामियों से भी हमको उबरना होगा, उससे भी हमको आखिर वह क्यों होती हैं ऐसी खामियां, इस बात को भविष्य में किसी प्रकार से ये घटनाक्रम न हो। ये क्योंकि लड़ाई में इस प्रकार से जो कायराना हमला हुआ है, ये कायराना हमला सामने लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये विकास को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी जा रही है। उनको ये खल रहा है कि यहाँ तक सड़कें क्यों आ रही हैं, यहाँ तक जनजीवन क्यों आ रहा है। सर वो तो उनको खलेगा ही, क्योंकि आप चुनौती हमारे उनके जो नापाक मंसूबे उनको कुचल रहे हैं, लेकिन वो अगर अपनी इन करतूतों में कामयाब हो रहे हैं तो इसलिए सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन आरपी सिंह जी, जो तस्वीर बन रही है, बार बार जो सामने आ रही है, क्या इसका कुछ रास्ता दिखता है? क्योंकि अगर हालत ये रही तो फिर लाल आतंक से लड़ना तो मुश्किल होगा। देखो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों को छूती है जी। इन 7 राज्यों में जहां जहां भी नक्सलवाद है, उन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं हमारे प्रदेश में होती है। सवाल उठता है क्यों? ऐसी वारदातें वही होती है जहां इंटेलिजेंस लचर है, सुरक्षा व्यवस्था लचर है। एक नहीं कई ऐसे मामले आए हैं जब हमारे प्रदेश में आंध्र की फोर्स ग्रे हाउंड उसने घुस का ऑपरेशन किया है और हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस और पुलिस होती रही है। यहां तक कि रायपुर शहर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहां पर नक्सलियों की सबसे बड़ी कमेटी, पोलित ब्यूरो के एक सदस्य को आंध्र से आई हुई ग्रे हाउंड ने गिरफ्तार किया और लेके यहां से अपने प्रदेश चले गए। हमारे यहां के प्रदेश को कानो कान खबर नहीं हुई। ये पता तब चला जब उस नक्सली की सगी भाभी और सगा बड़ा भाई अदालत में प्रस्तुत हुए और उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि जब तक सूचना तंत्र आपका मजबूत नहीं होगा, जैसा कि कृष्णादास जी बार बार कह रहे थे कि नक्सली अभी सरकार से एक कदम आगे चल रहे हैं, मतलब सरकार उनसे 2 कदम पीछे चल रही है। तो जब तक आप नक्सलियों से आगे नहीं निकलेंगे, सूचना तंत्र से आगे नहीं निकलेंगे, तब तक ऐसी वारदातें बार बार होंगी।
और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो घटना हुई भेजी पे, भेजी कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर 60 जवानों की रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है। 30 जवान सड़क पर मार्च करते हैं और 30 जवान सड़क से दाहिने तरफ जंगल में मार्च करते हैं। हमला बाईं तरफ से होता है। दाहिनी तरफ के जवान अपने साथियों को बचाने के लिए सड़क के पास आते हैं और किनारे लगे हुए पेड़ों और मिट्टी के पेड़ के सहारे वो सहारा लेने की कोशिश करते हैं। जहां आईडी लगी ब्लास्ट हो जाता है। मतलब सोचिए कितनी रूटीन प्रैक्टिस होगी ये कि गुट निकलता है, 2 हिस्से में बंटता है, एक सड़क पे चलता है, एक दाएं चलता है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि एक गुट सड़क पर चलता और दूसरा टुकड़ी बाएं तरफ चलती तो क्या नक्सली कामयाब हो पाते? नहीं हो पाते। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसका पालन इस प्रदेश में नहीं हो रहा है और सूचना तंत्र का तो भट्टा बैठा हुआ है और सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आंध्रा में भी सरकार की इच्छा शक्ति थी तो उन्होंने ग्रेहाउंड को खड़ा किया और 5 साल में नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद फल फूल क्यों रहा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? तो इसके पीछे बड़ी स्पष्ट सी बात है कि सरकार की मंशा नक्सलवाद को खत्म करने की नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के नाम पर राजनीतिक और आर्थिक रोटी सेकने की है। हालांकि जैसा कि कृष्णदास जी ने कहा कि कोशिशें जो शुरू हुई बीजेपी के शासनकाल में ही शुरू हुई, लेकिन फिर भी जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे इस चर्चा के दौरान, फिर वो चाहे आरपी सिंह जी कह रहे हो, कृष्णदास जी कह रहे हो या उपासना साहब कह रहे हो, तीनों इस बात से सहमत है कि चूक तो हुई है, इसे सुधारने की जरूरत है। लेकिन सवाल यही है कि कब। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, अपनी राय दी। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर सुकमा के भेजी में बनी वो ये है कि 3 महीने से वहां पर नक्सली एक बड़ी साजिश रच रहे थे, लेकिन पूरा तंत्र हमारा फेल रहा। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर लापरवाही का स्तर यह होगा तो कैसे लाल आतंक पर हम काबू कर पाएंगे। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।